नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनटी न्यूज़ राजस्थान में। आज योग दिवस के मौके पर हम आए हैं राजस्थान के झुंझुनू ज़िले में नवलगढ़ में, और यहाँ पर हम आपको एक योग गुरु से मिलवाने जा रहे हैं जिनके मुख्यतः 2 विशेष योगों के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम है। तो आज हमारे जो गेस्ट मिलने वाले हैं इनका नाम है नरेश कुमार सैनी। इनके नाम ही योग में विश्व रिकॉर्ड बना हुआ है। तो चलिए आज इनसे करते हैं चर्चा। तो नरेश जी, आप हमें दर्शकों को ये बताइए कि कौन कौन से सबसे मुख्य जो ऐसे योग हैं जिनमें आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं और किन योगों के अंदर आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की ओर चल रहे हैं। अभी फ़िलहाल में मैंने पवन मुक्तासन में 1 घंटे 40 मिनट स्थिर रहकर पिछला जो 1 घंटे का वर्ल्ड रिकॉर्ड था पवन मुक्तासन में, उसको तोड़कर एक नवीन विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। उसके साथ में मैंने एक दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जो कि धड़ चक्रासन, 1 मिनट में 131 राउंड, जो कि अपने आप में एक बहुत उपलब्धि है। और इस जो रिकॉर्ड दूसरा वाला जो मैंने रिकॉर्ड बनाया है, इसमें भारत से ही नहीं, भारत से भी अलावा जो बाकी देश है जो नेपाल हैं, थाईलैंड है, सिंगापुर हैं आदि, और भी काफ़ी विदेशी लोगों के जो पार्टिसिपेट हैं, उनमें 205 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसमें मैंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके हाई रेंज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और जिसा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम अंकित किया। योग में आपकी रुचि किस तरह जागृत हुई? जी, मैंने योग की शुरुआत सर्वप्रथम 2014 में की थी। उसके बाद जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की शुरुआत हुई तो उस दिन मैंने 2 घंटे योग किया था। योग करने के बाद में मुझे एक नवीन ऊर्जा और यूँ कहें कि मुझे एक नवीन जीवन मिला था। तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मुझसे वहाँ से प्रेरणा मिली कि मुझे योग करना चाहिए। तो उस सब से मेरे को सीखने को मिला। उस समय आपकी एज कितनी रही होगी 2014 में? उस समय मेरी एज होगी 16 से 17 साल। आपने योग की ट्रेनिंग कहाँ से ली, थोड़ा सा ये बताइए। जी, मैंने योग की ट्रेनिंग पहले तो यहाँ पे जो स्थानीय स्तर पर मैंने सीखा, फिर उसके बाद में मैं पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, जो कि बहादुराबाद में स्वामी रामदेव जी का योगग्राम है, वहाँ पे मैंने योग की शिक्षा ली। और लगभग 2 साल तक मैंने वहाँ पर योग सीखने के बाद में आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। तो आप जो ये योग करवाते हैं, किस तरह के लोगों को योग करवाते हैं? बुजुर्गों को या बीमार लोगों को या फिर जवान सबको? जी, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि योग और सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए, युवाओं के लिए योग नहीं है। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें कि योग सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए है। योग अगर आप जवानी में नहीं करोगे, युवावस्था में नहीं करोगे, तो आप इस लायक कभी नहीं बचोगे कि आप वृद्धावस्था में योग कर सकें। तो मेरा जो योग है, मैं इतना कहना चाहूँगा, हर वर्ग के लिए, छोटे बच्चे से लेकर बड़े के लिए है। और ज़रूरी नहीं है कि अपन बीमार हो तभी योग करें। योग अपन को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने के लिए सभी प्रकार की बीमारियों से, चाहे वो डायबिटीज़ हो, मोटापा हो या फिर अन्य किसी प्रकार गंभीर बीमारी, उससे सुरक्षित रहने के लिए अपन को योग निरंतर रूप से करना चाहिए। तो आप योग सिखाने के लिए किस तरह फीस चार्ज करते हैं? जी, अभी तक फ़िलहाल तक जो मेरे सेशन चल रहे हो सब निःशुल्क हैं, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम हो चाहे ऑफलाइन माध्यम हो, सब में मैं निःशुल्क रूप से योग कक्षाएँ संचालित कर रहा हूँ। तो आपकी जो एज है, इस एज में माता पिता ये सोचते हैं कि बच्चा हमें कुछ कमा के देगा जी। तो, और आप अभी फ्री में ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो आप करियर को लेकर के इस योग में ही सोच रहे हैं या कोई दूसरा फील्ड चुनना पड़ेगा? नहीं, मैंने अभी तक जो लक्ष्य बना रखा है वो सिर्फ और सिर्फ योग ही हैं। जहाँ तक बात रही मेरा खुद का खर्चा निकालने की, या फिर जो माता पिता सोच रहे हैं कि ये हमारे लिए भी कुछ कर सकें, तो मैं अभी फ़िलहाल में प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र PSC हैं उन पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। वहाँ पर आंशिक रूप से मुझे कुछ मेहनताना मिलता है। इसके साथ साथ में मैं जो काफ़ी जो राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताएँ हैं, जिले स्तरीय प्रतियोगिताएँ हैं, उनमें भी भाग ले चुका हूँ। उनमें काफ़ी प्रोत्साहन राशि भी मिलती है और सहयोग भी मिलता है। तो हमारे चैनल के जो दर्शक हैं वो आपकी एज के ग्रुप के बहुत लोग हैं। हाँ जी। तो योग में करियर की क्या संभावनाएं हैं, क्या आप संदेश देना चाहते हैं युवाओं को? मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी युवा भाई और बहन हैं उनके लिए जो ये फ़िलहाल जो वर्ष चल रहा है या फिर जो आने वाला समय है, वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है। कहने का मतलब है, अगर आप योग से जुड़ोगे, प्राणायाम से जुड़ोगे, तो आपके लिए आने वाले समय में एक स्वर्णिम अवसर के रूप में सामने आएगा। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए किस तरह के योग करने चाहिए, कैसे महत्वपूर्ण योग हैं, तो जो मुख्य योग हैं उनके बारे में आप बताइए और साथ में करके भी आपको बताना है।
मुख्य जो योग हैं, सूक्ष्म व्यायाम है, योगिंग जोगिंग के 12 अभ्यास हैं, वो सभी कर सकते हैं। 8 प्राणायाम हैं, उनमें कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जिनमें सावधानियां रखनी होती हैं, जिनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जिनको सामान्य व्यक्ति सभी कर सकते हैं। तो आइए अपन कुछ यौगिक अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं जो सामान्य व्यक्ति कर सकते हैं। आप सभी को नमस्कार। आज के अभ्यास में मैं आपके लिए लेकर आई योगिंग जोगिंग के 12 अभ्यास। जी हाँ दोस्तों, योगिंग जोगिंग के 12 अभ्यास जो कि हर सामान्य व्यक्ति और जो नव योगाभ्यास शुरू करने जा रहा है उनके लिए सबसे शानदार ये अभ्यास, और शरीर को किसी भी नए योगाभ्यास के लिए तैयार करने के लिए बहुत ही शानदार है। ये शुरुआत करते हैं पहले एक से। जैसे अपन सामान्य दौड़ लगाते हैं, ये योगिंग जोगिंग का अभ्यास नंबर 1। अभ्यास नंबर 2, दोनों हाथ ऊपर की तरफ, दोनों पैर की एड़ियां हैं वो पीछे कमर को स्पर्श करेंगी। अभ्यास नंबर 3, दोनों हाथ कमर के ऊपर, दोनों पैरों के पंजे और घुटने मिले हुए रहेंगे। लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास के साथ घुटनों को सिर्फ आधा मोड़ना है। लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास के साथ, लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास के साथ हर एक यौगिक प्रक्रिया को इसलिए दोहराया जाता है क्योंकि इससे हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है। अभ्यास नंबर 4, घुटने को मोड़ते हुए दोनों पैरों से इस अभ्यास को दोहराना होता है। और योगिंग जोगिंग की हर प्रक्रिया को कम से कम 10 से 15 बार दोहराना होता है। ध्यान रखें, इसमें आगे की तरफ झुकने वाला अपन अभ्यास करते हैं तो हमेशा श्वास को बाहर निकालते हुए करना होता है, और जब पीछे की तरफ झुकने का अभ्यास करते हैं तो श्वास को अंदर भरते हुए। अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। दोनों पैरों के बीच फासला 2.5 से 3 फीट का, दोनों हाथ सामने तरफ, लंबे लंबे गहरे श्वास के साथ पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ, दाईं तरफ बाईं तरफ। ये हमारे जंघाओं के अतिरिक्त फैट को कम करने के लिए, पैरों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ही शानदार अभ्यास। अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं जो कि है 6 नंबर। दोनों पैरों के पंजे एक दूसरे के समांतर रहेंगे। दाएं पैर के पंजे को घुटने से मोड़ते कुछ इस प्रकार झुकेंगे। लंबा गहरा श्वास बढ़ते हुए पीछे की तरफ। दूसरी तरफ से भी इस अभ्यास को दोहराएंगे। योगिंग जोगिंग का अभ्यास नंबर 6। ध्यान रहे, ये जो पीछे वाला पैर है वो जमीन को बिल्कुल ही स्पर्श नहीं करेगा। एक बार फिर से देखें। अभ्यास नंबर 7, दोनों पैरों के बीच फासला वही रखना है। लंबा गहरा श्वास भरते ऊपर की तरफ उठेंगे, श्वास को बाहर निकालते हुए पुनः नीचे की तरफ। लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास के साथ हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने के लिए बहुत ही शानदार अभ्यास। अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कोणासन। अभ्यास नंबर 8, योगिंग जोगिंग का। ध्यान रहे, जिस तरफ हाथ जाएगा नजरें भी उसी तरफ। इसको गति के साथ में भी दोहरा सकते हैं। बढ़ते हुए पेट को कम करने के लिए, कमर की अतिरिक्त चर्बी को घटाने के लिए, कमर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बहुत ही शानदार अभ्यास। अब अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है त्रिकोणासन। पहले दाएं हाथ को उठाया, कान से स्पर्श करते हुए लंबा गहरा श्वास भरते हुए बाईं तरफ झुकेंगे कुछ इस प्रकार। श्वास को बाहर निकालते हुए सहज स्थिति में आ जाएंगे। फिर से लंबा गहरा श्वास भरते हुए बाएं हाथ को उठाया, कान से स्पर्श करते हुए दाएं तरफ झुकेंगे। जितनी देर सहजता के साथ अपन श्वास को अंदर रोक के रख सकते हैं उतनी देर रहना है। पुनः जब श्वास बाहर निकालना हो सहज स्थिति में आ जाएंगे। एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, हर एक यौगिक अभ्यास को 10 से 15 बार दोहराना हो, और जब तक रेचक और पूरक के बारे में नहीं बताया जाए तब तक श्वास प्रवास की स्थिति को सामान्य रखना है। अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है पीटी अभ्यास, जो कि कुछ इस प्रकार किया जाता है। ये पूरे शरीर को वार्म अप करने के लिए और योगाभ्यास के लिए तैयार करने के लिए बहुत ही शानदार अभ्यास। अगला अभ्यास है पादहस्तासन। लंबा गहरा श्वास भरते दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाएंगे, श्वास को बाहर निकालते हैं नीचे की तरफ। गति के साथ में भी दोहरा सकते हैं। ध्यान रखें, जब भी पीछे की तरफ जाएंगे लंबा गहरा श्वास भरते हुए, आगे की तरफ आएंगे श्वास को बाहर निकालते हुए। अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं जो कि है गति में कटी चक्रासन। दोनों हाथ सामने की तरफ, दोनों पैरों के पंजे के ऊपर
खड़ा होना है और कुछ इस प्रकार। इसे कहते हैं गतिमय कटी चक्रासन, जो कि बढ़े हुए पेट को कम करने के लिए, कमर के एक्स्ट्रा फैट को कम करने के लिए बहुत ही शानदार अभ्यास। तो ये हुए जॉगिंग के 12 अभ्यास, जो युवाओं के लिए एक डेली योगा पैकेज है। आप भी कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने और कोविड-19 वायरस से लड़ने के लिए आज के अभ्यासक्रम में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्राणायाम का एक महा पैकेज। जी हाँ दोस्तों, प्राणायाम में अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं, तो आइए। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए अपन किसी भी एक यौगिक आसन में बैठ सकते हैं, जैसे सुखासन है, सुखासन में बैठ सकते हैं, या फिर अपन पद्मासन में बैठ सकते हैं। दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर क्रॉस रखना होता है, ये इसे कहते हैं पद्मासन। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। मुद्राओं का इसमें विशेष ध्यान रखना है। इसमें मुद्रा रखनी है वायु मुद्रा, तर्जनी अंगुली अंगूठे के मूल में रहेगी। आंखें बंद, 2.5 से 3 सेकंड में लंबा गहरा श्वास बनना होता है। 2.5 से 3 सेकंड में श्वास को बिना रोके बाहर निकालना होता है। एक बार देखें। अभ्यास को दोहराने के बाद दोनों हाथों को ऊपर उठाकर घर्षण करेंगे। घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा को पहले आंखों के ऊपर लगाएंगे, फिर पूरे चेहरे पे। किसी भी प्राणायाम को दोहराने के बाद में आपको ध्यान रखना है कि सीधी आंखें नहीं खोलनी है। आंखों को हमेशा घर्षण करके पहले चेहरे पे लगाएंगे हाथों को, फिर आंखों पे, और उसके बाद में खोलना है। भस्त्रिका प्राणायाम किन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए? भस्त्रिका प्राणायाम जिनको हाई बीपी की शिकायत है, हार्ट पेशेंट है, उनको नहीं करना चाहिए। और ये अभ्यास गर्मियों में जब करें तो बिल्कुल धीमे गति से करना है। सर्दियों पे आप तीव्र गति के साथ में कर सकते हैं। गर्मियों में जब आप अभ्यास करो तो बिल्कुल धीमे धीमे से। अब सर्दियों में जब आप अभ्यास कर रहे हो तो कुछ इस प्रकार कर सकते हो। ये, लेकिन जब आप गर्मियों में इस अभ्यास को दोहरा रहे हो तो धीरे धीरे बिल्कुल ऐसे। इसका एक कारण होता है क्योंकि जो भस्त्रिका प्राणायाम है उससे हमारे शरीर में उष्मा उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है। इसलिए इस अभ्यास को गर्मियों में हमेशा धीमे धीमे और सर्दियों में तीव्र गति के साथ में भी कर सकते हैं। और सामान्य जो स्वस्थ व्यक्ति है इस अभ्यास को 5 मिनट दोहरा सकते हैं। बाकी जो किसी रोग वगैरह से ग्रसित हैं, जैसे जिनको हाई बीपी की शिकायत है या फिर जो हार्ट पेशेंट है, वो इस अभ्यास को ना करें। बाकी सामान्य व्यक्ति कर सकते हैं। और जो इससे विशेष फायदे लेना चाहते हैं वह इस अभ्यास को 10 मिनट या 15 मिनट तक भी कर सकते हैं। इसमें अगला अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम एकमात्र प्राणायाम है जो कि बढ़े हुए पेट को कम करने के लिए और डायबिटीज से छुटकारा दिलाने के लिए, साथ ही साथ फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाने, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने और हमारे शरीर को समस्त प्रकार की आदि और व्याधियों से मुक्त करने के लिए बहुत ही शानदार ये अभ्यास। आइए चर्चा करते हैं कपालभाति कैसे करें। कपालभाति जैसे किसी व्यक्ति को समझाना हो, जैसे मुंह से अपन मोमबत्ती बुझाते हैं, इस अभ्यास को नाक से दोहराना है। ऐसे आप देख रहे होंगे इसमें पेट अंदर जाएगा ऐसे। ये तो समझाने का तरीका हुआ। अब करना कैसे है, जैसे पुनः वायु मुद्रा रखी, आंखें बंद, नाक से श्वास को बाहर छोड़ना है। कहने का मतलब है इसमें सिर्फ रेचक पे ध्यान देना है, पूरक पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। रेचक का मतलब है श्वास को छोड़ने पर और पूरक का मतलब होता है श्वास को अंदर बढ़ना। तो इसमें सिर्फ ध्यान रखना है रेचक। पेट पर अनावश्यक दबाव अपन को नहीं देना। कहने का मतलब है जितना सहजता के साथ अपन श्वास छोड़ रहे हैं उससे पेट जितना अंदर जा रहा है उतना ही रखना है, अनावश्यक दबाव नहीं देना है। और इस अभ्यास की प्रक्रिया को 1 सेकंड में 1 बार तो 1 मिनट में 60 बार और 5 मिनट की आवृत्ति में 300 बार, 15 बार, 15 मिनट की आवृत्ति में इस अभ्यास को 900 बार भी अपन दोहरा सकते हैं। और जो इससे विशेष फायदे लेना चाहते हैं और अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, फेफड़ों को मजबूत बनाना चाहते हैं, वह इस अभ्यास को आधे घंटे तक भी दोहरा सकते हैं। क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो सबसे ज़्यादा फेफड़ों पर और इम्यूनिटी सिस्टम पर ही इफेक्ट करता है। तो इनको मजबूत बनाने के लिए सबसे शानदार है कपालभाति प्राणायाम। एक बार पुनः देखिए किस प्रकार इस अभ्यास को दोहराते हैं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, ध्यान सामने की तरफ, आंखें बंद, श्वास को नाक से बाहर की तरफ छोड़ना है जी। ये और फिर हाथों ऊपर उठाकर घर्षण किया। घर्षण की उत्पन्न ऊर्जा पहले आंखों के ऊपर और फिर पूरे चेहरे के ऊपर लगाना होता है।
कपालभाति का जो अभ्यास है वो सामान्य सभी स्वस्थ व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन जिनको हाई बीपी की शिकायत है वह इस अभ्यास को ना करें और मासिक धर्म के समय महिलाएं भी इस अभ्यास से परहेज करें। बाकी सभी जो सामान्य योगाभ्यास इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं। और विशेष बात इसमें यह ध्यान रखनी है कि यह जो भी यौगिक अभ्यास है, जो भी प्राणायाम है, हमेशा खाली पेट और सुबह के समय ही करें, क्योंकि इससे सुबह अपना पेट खाली रहता है और इससे विशेष फायदे मिलते हैं। और अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम वैसे सामान्य भाषा में तो कहते हैं कि एक नाक को दबाया, दूसरे नाक से श्वास लिया, मगर यह एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिसको नाड़ी शोधन भी कहते हैं। इसमें करना क्या होता है, जब गर्मियों में अपन इस अभ्यास को दोहरा रहे हैं तो हमेशा दाईं नाक को दबाकर बाईं नाक से लंबा गहरा श्वास भरना होता है और फिर बाईं को दबाकर दाईं से निकालना होता है। इसमें भी मुद्रा वही रहेगी, वायु मुद्रा। अब लंबे गहरे सांस से तात्पर्य यहाँ पर है कि धीरे धीरे और लंबा सांस लेना है। काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं लंबे गहरे से मतलब तेज गति से लेना है इसे। तो इस प्रकार से अगर आप सांस ले रहे होती है, अपनी जो साइनस होती है, साइनस झिल्ली होती है जो कि अपने नाक के आसपास और यहाँ पे चेहरे पे होती है, जो प्याज की झिल्ली आपने देखी होगी, प्याज के ऊपर एक परत होती है, उसकी तरह बिल्कुल पतली होती है। अगर आप तीव्र गति से सांस लेते हो तो ये हमारी साइनस को नुकसान पहुंचा सकती है और साइनोसाइटिस जैसी एक गंभीर बीमारी का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। तो अनुलोम विलोम में ध्यान रखिए, बिल्कुल धीमे धीमे और गहरे श्वास को भरना है। अब आप कहोगे कि गर्मियों में हम हमेशा दाएं को दबाकर बाएं से श्वास क्यों ले, तो इसका एक कारण होता है कि जो अपना दायां स्वर होता है वो सूर्य स्वर होता है जो कि ऊष्मा उत्पन्न करता है, और जो बायां स्वर होता है वो चंद्र स्वर होता है और शीतलता प्रदान करता है। अगर अपन गर्मियों में बाएं को दबाकर दाएं से शुरुआत करेंगे तो हमारे शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होगी, गर्मी उत्पन्न होगी, जिससे हमारा शरीर में बेचैनी वगैरह, तनाव वगैरह ये उत्पन्न होगा। और अगर अपन दाएं को दबाकर बाएं से लंबा गहरा श्वास भरते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारे शरीर में शीतलता उत्पन्न होगी। साथ ही साथ इसके द्वारा जो ब्लड में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है वो भी ठीक हो जाएगा। तो ध्यान ये रखना है कि गर्मियों में जब आप अभ्यास कर रहे हो तो हमेशा दाएं को दबाकर बाएं से लंबा गहरा श्वास भरना है। अगर आप इससे विशेष फायदे लेना चाहते हो तो लंबा गहरा श्वास भरने के बाद अंदर श्वास को रोक के रख सकते हो, जिसको अंतः कुंभक कहते हैं, और श्वास को बाहर निकालकर बाहर भी रोक के रख सकते हो, जिसको बाह्य कुंभक भी कहते हैं। अनुलोम विलोम की प्रक्रिया आप घूमते हुए या फिर चलते हुए या फिर रात को अगर नींद न आने की समस्या हो तो इसको लेटे लेटे भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम एकमात्र प्राणायाम है जिसमें किसी प्रकार के समय की बाधा नहीं है कि इसको हमेशा ऐसे बैठ के करें या फिर किसी एक विशेष यौगिक आसन में बैठें। इसकी कोई बाध्यता नहीं है, बस बाध्यता यही है कि स्वरों का विशेष ध्यान रखें। अब बात करें अपन अनुलोम विलोम के फायदे पर। अनुलोम विलोम के फायदे हैं जिनको सर दर्द की शिकायत हो, तनाव हो, अनिद्रा की जिनको शिकायत हो उनके लिए, जिनको माइग्रेन की शिकायत है उनके लिए, साथ ही साथ हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाता है, और इसके साथ में भी एक काफ़ी गंभीर बीमारी है जिसको पैरालिसिस, लकवा वगैरह या फिर और भी गंभीर बीमारी, अगर अपन इसको 1 घंटे तक या फिर आधा घंटे तक करते हैं तो गंभीर से गंभीर बीमारियों को भी अपन ठीक कर सकते हैं, जिसे कहते हैं अनुलोम विलोम। काफ़ी लोग कहते हैं कि मात्र श्वास लेने और छोड़ने से क्या होता है, तो उनको कहता हूँ कि ये बात बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें कि अनुलोम विलोम मात्र श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया है। अनुलोम विलोम एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो कोरोना जैसी महामारी को और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नंबर 1 है। धन्यवाद।